Hi champs! So I welcome you all to your go-to space of learning chemistry on this platform of Crack Chem with Siddhi. So कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग बढ़िया हो. So हम लोग जैसे कि डिसाइडेड था कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी होगा. बट बिफोर दैट कुछ बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल हैं जो क्लियर होने चाहिए, और उसी बेसिक्स को लेकर जो आपका क्लास 11th का स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा 14th टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम वो स्टार्ट आज से करेंगे. इस टॉपिक में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एडवांस्ड पढ़ने के लिए जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे वो कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे. इन कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के बाद, ये टॉपिक होने के बाद हम धीरे धीरे करके और एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, यानी जिसमें हम ऑर्गेनिक को ही पूरा डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे. सो आप लोग मेक श्योर आप लोग एक नोटबुक पेन लेकर बैठे हो साथ में. जब जब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक होने के बाद you'll get time to write, so उस टाइम पे आपको अपने नोट्स साइमल्टेनियसली बनाने हैं. पहले 100% फोकस्ड रहना, फोन को अपने डीएनडी मोड पे डाल दो. जितना भी ध्यान है वो पूरा का पूरा यहाँ पर होना चाहिए. अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कमी लगती है, वट एवर इट इज, यू कैन ओपनली शेयर इट, कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली बिगिन. सो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है जैसे कि आप जानते हो, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो हम फिजिकल फेनोमेनॉन के बारे में पढ़ते हैं. उनसे रिलेटेड जितना भी केमिस्ट्री है वो हम उसमें कवर करेंगे. फिर आता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ऐसा माना जाता था ऑर्गेनिक यानी किससे रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लाइफ से रिलेटेड है. बट जब पता चला कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कार्बन जो एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी, कार्बन के ज्यादातर कंपाउंड ज्यादातर हर जगह हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देख लो, हमारे आसपास देख लो, कार्बन और उसी के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. सो कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. तो इसीलिए केमिस्ट्री के जो ब्रांच है उसमें से कार्बन की स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच डेडिकेटेड है जिसका नाम है ऑर्गेनिक. फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को तो अलग कर दिया आपने, उसमें से बचे हुए जो 117 एलिमेंट्स है उनका सबका स्टडी जो किया जाएगा, वो जिस ब्रांच में किया जाएगा वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिर होगा हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, सो एनालिसिस से रिलेटेड पढ़ाई जो है उसमें की जाएगी. जैसे कि मान लो मार्केट में कोई भी ड्रग आता है, वो ड्रग को डायरेक्टली तो मार्केट में कोई बेच नहीं सकता. ऑब्वियसली वो ड्रग सिंथेसाइज करने के बाद उसका पूरा 100% एनालिसिस करना होगा, और वो एनालिसिस के बारे में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो टेक्निक्स यूज होते हैं, उन सब का स्टडी कहाँ किया जाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच के अंडर. फिर आता है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री ये जो ब्रांच है इसमें हम बायो, आपको ऑलरेडी पता है बायो किससे रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, हमारी बॉडी में जो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर आप देखोगे ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, हम ग्लूकोज लेते हैं एनर्जी लो होने के बाद, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो जो ग्लूकोज है वो भी क्या है, एक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला भी शायद आपको पता होगा, C6H12O6. अब क्या ये भी एक कंपाउंड है जो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में और भी ऐसे, ग्लूकोज तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया. फिर आते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन के बाद आते हैं हमारे डीएनए, आरएनए. डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या है, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है. इन सारे बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी, उनके मैकेनिज्म्स का स्टडी, ये सब कुछ कहाँ स्टडी किया जाएगा, जो ब्रांच है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री में. सो अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, इस ब्रांच के अंडर हमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है. बट ऑर्गेनिक समझना आपके लिए तब इजी होगा जब आप ऑर्गेनिक के बेसिक्स यानी कार्बन को अच्छे से समझ पाओगे. सो आज का जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम कार्बन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, वो कैसे बॉन्ड्स बनाता है, किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं.
फिर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पार्ट आना चाहिए। फिर हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक ओपन करके देखोगे, उस टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे अलग अलग तरह से ड्रॉ किए हुए दिखाई देंगे। वो ड्रॉ करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उन रूल्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम किससे स्टडी करेंगे स्टार्ट। सो हमें पढ़ना है सबसे पहले हमारे कार्बन इस एलिमेंट के बारे में। कार्बन का सिंबल जो है वो क्या है? कैपिटल सी। जब भी हम किसी न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बीच में उसका सिंबल लिखेंगे, मान लेते हैं वो है एक्स। यहां पर नीचे हम लिखेंगे वैल्यू z का। z मतलब क्या है? जो भी एलिमेंट का आप रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। फिर ऊपर यहाँ पे टॉप में लेफ्ट में हम लिखेंगे a, और वो a क्या है? वहां पर एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू जो भी होगी वो हम ऊपर लिखते हैं। सो कार्बन के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 है, यानी एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। कहाँ होते हैं प्रोटॉन्स? एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में। फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर शेल्स जो होते हैं, उन न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है, एटम के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर, उन शेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। तो कैसा है एटम का स्ट्रक्चर? थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है मैं बीच में इंक्लूड कर रही हूँ, जो बाकी टॉपिक से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है काफी सारे जानते भी होंगे, कुछ होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, तो उनके लिए ऐसे थोड़े बहुत बेसिक बीच में आते रहेंगे। बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये शेल्स हैं आपके। इन शेल्स को ही हम कभी कभी ऑर्बिट्स भी बुलाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? 2 चीजें न्यूक्लियस के अंदर रहेंगी, एक तो है प्रोटॉन्स और दूसरे रहेंगे न्यूट्रॉन्स। फिर आता है हमारे शेल्स। इन शेल्स के अंदर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हम सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बीच में ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? हमारा सन, स्टार जो बीच में है। और क्या उसके आसपास सारे प्लैनेट्स जो है वो अपने अपने सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। वही काम किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। अब हर शेल की अपनी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। अगर मैं सबसे पहली शेल को नाम नंबर देते हैं तो ये होगा शेल नंबर 1। उससे बाहर जो शेल है वो क्या है? हमारी शेल नंबर 2। ऐसे ही बाहर जो शेल होगी उससे वो होगी शेल नंबर 3, फिर शेल नंबर 4, और ये चलता रहेगा। कार्बन के पास कितने शेल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जानना जरूरी है। सो कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है उसके पास, बराबर है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में भरेंगे कैसे? तो पहली शेल की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन के भी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बचे 6 में से? 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे? यहाँ पे बाहर शेल्स में चक्कर लगा रहे होंगे, बट वो शेल नंबर 2 में होंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2। और बाहर वाली जो शेल है शेल नंबर 2, उसमें आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब शेल नंबर 1 में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेल नंबर 2 में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरीके से हमने कार्बन का लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा जाएगा? पहली शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी शेल की बताना मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दूसरी शेल में हम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। क्या कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? फिलहाल नहीं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो आप बताओ क्या कार्बन स्टेबल है? नहीं। जैसे इनर्ट गैसेस कहाँ होंगे? आप ग्रुप नंबर, लास्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखना, उसमें हीलियम सबसे ऊपर, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे इनर्ट गैसेस स्टेबल माने जाते हैं। क्यों? उन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाहर की शेल जो होती है उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। हीलियम को छोड़ के, हीलियम की बाहर वाली शेल कौन सी? शेल नंबर 1, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा से ज्यादा।
तो ये सारे क्या है, स्टेबल हैं। स्टेबल होने की वजह क्या है, उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी हम ऑक्ट वर्ड यूज करेंगे, और फिर उसे हम रूल को जो नाम दिया गया है वो क्या है, ऑक्टेट रूल। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, जरा बताओ, सोचो। नहीं, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहिए 8, और 4 कम है यहाँ पर। क्या कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स मिलने से क्या वो स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ ऑप्शन क्या है, क्या कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, फिर उसकी बाहर वाली शेल जो है वो शेल नंबर 1 हो जाएगी 1, और फिर क्या वो आउटर मोस्ट शेल होने की वजह से कंप्लीटली भरी हुई होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चलते, और क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको हम स्टेबल मान सकते हैं? बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देना। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कार्बन स्टेबल माना जाएगा। बट खुद सोच के बताना, सोचो जरा कि क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना किसी से उतना ज्यादा पॉसिबल है? नहीं, उसे अलग अलग एटम्स के पास जाना पड़ेगा, दे दे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे बोलना पड़ेगा, वो इतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम कार्बन को ना इलेक्ट्रॉन लेने देंगे, ना इलेक्ट्रॉन्स लूज करने देंगे। ना वो लूज करेगा ना गेन करेगा, अब वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बुलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सो आपको बस ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन के पास खुद 4 इलेक्ट्रॉन्स है। शेयरिंग यानी क्या, आप बताना। शेयर करना यानी मान लो ये 2 एटम्स है, 2 एलिमेंट्स है, कोई भी शेयर करना यानी इसको भी कुछ तो देना पड़ेगा, इसको भी कुछ तो देना पड़ेगा। शेयरिंग तो एक हाथ से नहीं होगा। क्या कार्बन भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स देगा तब सामने वाला एलिमेंट आके उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने को रेडी होगा? अब बताओ, क्या कार्बन को भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और तभी शेयरिंग हो पाएगा? यस। सो अब देखो, कार्बन का डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ये कार्बन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है। बॉन्ड बनाने में सिर्फ क्या काम आते हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं कर रही है। तो कार्बन की ये जो सबसे बाहर वाली शेल है, मैंने अंदर वाली शेल नहीं दिखाई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, मैं क्रॉस से दिखा रही हूं, मान लो 4। ठीक है, अब बताओ कार्बन को स्टेबल होने के लिए चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए कार्बन क्या करने वाला है, क्या कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है आसपास से ताकि उसके टोटल 8 हो जाए। अब मान लो ये एटम ए आया, एटम ए ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर करने का कोशिश की। क्या कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन उसका खुद का भी उसको देना होगा, तभी सामने से ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको ऑफर करेगा शेयरिंग में। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं शेयरिंग में यहाँ पे, 2। एक कार्बन का, एक एटम दूसरा है जो है ए, उसका है। अब एटम ए का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग में पार्ट ले रहा है। अब मुझे एक बात बताना, कार्बन का ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में पार्ट लेगा? बिल्कुल लेगा। मान लेते हैं एटम बी आया, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। एटम बी ने आके क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ शेयरिंग में ले लिया। फिर आया एक एटम डी। अब मैं सी क्यों नहीं दिखा रही हूँ बोलोगे, क्योंकि कार्बन के लिए ऑलरेडी सी है। ठीक, कौन सा है, डी। डी के लिए हमने लिया उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन जो मैंने डॉट से दिखाया है। सो डी का ये जो एटम है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डॉट वाला ये भी कार्बन के साथ में शेयरिंग में उसको दे दिया। क्या हम चौथा एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं ई, और इस एलिमेंट ई का भी 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और वो भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग में है। अब आप मुझे बताओ, कार्बन के पास अगर आप कार्बन के बाहर वाली शेल में देखोगे, क्या आपको कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से ऑलरेडी दिखाई दे रहे? क्या उसको ए, बी, डी और ई, इन चारों से भी इलेक्ट्रॉन्स 4 आए हुए दिखाई दे रहे? सो कार्बन ने क्या किया है यहाँ पे,
अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑफर करके सामने वाले एटम्स को अपनी तरफ लाया और उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनको अपने साथ पकड़ के रख लिया। अगर ये एटम निकलेगा तो क्या होगा बताओ? क्या वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा? फिर से कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऑक्टेट पूरा कैसे हुआ है वो भी देख लो एक बार। खुद के 4, इन चारों से भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, हो गया ऑक्टेट पूरा, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। और इसी तरीके से कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो भी कर रहा है और स्टेबल भी हो रहा है। अब कार्बन को यानी आपको इस डायग्राम को देख के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं वो मैं यहाँ पे भी नोट कर रही हूँ। कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है? फॉर्म्स मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहले तो आपको क्या याद रखना है? कौन से टाइप के बॉन्ड्स बनाएगा वो याद रखना है, और उसके बाद कितने बनाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने बनाएगा? 4। चारों भी बॉन्ड्स बनाने के बाद किससे बन रहे? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी आपको क्या याद रखना है? वो हमेशा क्या प्रेफर करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करता है। क्या कार्बन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करना प्रेफर करेगा? नहीं, उसके पास खुद ही 4 है वैसे, और ज्यादा तो करने जा ही नहीं सकता। अगर वो 3 शेयर करता है, मान लो ये वाला नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, ये शेयरिंग में ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने नहीं दिया, क्या होगा? क्या उसके पास आसपास से फिर खुद के 4 तो होंगे बट आसपास से 3 ही आएंगे, क्योंकि ये अगर जब तक इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं देगा तब तक डी कहां से आएगा? बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आएगा। तो बताओ अभी कार्बन का ऑक्टेट होगा क्या पूरा? सोचो, उसके खुद के 4 और आसपास से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ए, ई और डी से, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाएंगे। 8 तो हो ही नहीं रहे, ऑक्टेट हो ही नहीं रहा है, और ऑक्टेट जब तक पूरा नहीं होगा तो कार्बन स्टेबल होगा कैसे? समझ गए? तो एलिमेंट्स का बॉन्ड बनाने का मकसद एक ही है, स्टेबिलिटी। अगर इनर्ट गैसेस को देखें, वो खुद ऑक्टेट उनका पूरा है, वो स्टेबली है ऑलरेडी, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए क्यों जाएंगे? उनको जरूरत ही नहीं है। और आपको पता था कार्बन के पास बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और चाहिए। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए उसको खुद भी 4 इलेक्ट्रॉन ऑफर करने होंगे, तभी सामने से एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 4 आएंगे। खुद सोचो, शेयरिंग मतलब, देखो आप खुद सोचना, अगर आपके दोस्त के टिफिन में कुछ अच्छा सा खाने के लिए हो, आपको चाहिए कि वो आपको ऑफर करे। कब ऑफर करेगा वो? जब आपके टिफिन में से भी कुछ उसको मिलेगा, जब आप ऑफर करोगे तभी वो ऑफर करेगा। तो आप क्या करते हो? आप स्मार्ट दिमाग चलाओगे, आप अपना टिफिन शेयर करने जाओगे ताकि वो भी सामने से टिफिन शेयर करे। सेम कर रहा है कार्बन। वो कब शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? उसे इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे सामने से, कब ऑफर होंगे? जरूरत तो उसको भी है, जब वो अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन भी उन्हें ऑफर करेगा तभी। काम दोनों का होगा, ये सारे भी स्टेबल होंगे, कार्बन भी स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से बने हुए होंगे, अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में अगर कार्बन मौजूद है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बुलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों? सोचो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम अगर कार्बन से दिया है तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नाम ये किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखती हूँ, सोचना क्या वो ऑर्गेनिक होगा या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं CH4। क्या इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में? हाँ, और कार्बन है तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा। ले लेते हैं C3H8। C3H8 का मतलब क्या है? कार्बन है यहाँ पे, ये सिंबल C कार्बन का है, 3 है। कितने कार्बन है यहाँ? 3। साथ में H यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 8। पर कार्बन है तो सही, कार्बन है तो ये भी क्या होगा? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी क्या है बेटा? जब भी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में बस कार्बन ढूंढो, कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं होगा तो एब्सेंट, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। ले लेते हैं उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखना रेड पेन से दिखाई दे रहा है क्या? बट मैं बोल देती हूँ, मैंने लिखा क्या है? H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कोई और है क्या यहाँ पे? नहीं। तो ये क्या है आपका? कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसमें। अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप इसको ऑर्गेनिक नहीं बुलाओगे, आप इसको क्या बुलाओगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। सो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स मतलब ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके स्टडी को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं।
सो पहले तो आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए था, कितने बॉन्ड्स बनाता है, किस तरह के बॉन्ड्स बनाता है, वो बनते कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कार्बन के पास है, तो वो 4 बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, मैक्सिमम 4, उससे ऊपर नहीं बना सकता। क्लियर है? कहाँ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कौन करता है? ऑक्टेट रूल करता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बाहर वाली शेल में? 8। 8 है नहीं तो ये स्टेबल नहीं है, बट जब 4 बॉन्ड बना लेगा तब जरूर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? सो ये नोट कर लो फटाफट, जितना भी समझ आए अपनी लैंग्वेज में नोट करना। हिंदी, इंग्लिश, मराठी कोई बैरियर नहीं है, कोई आपके नोट्स नहीं पड़ेगा। याद रखना, या आपको लॉन्ग टर्म यूज करने तो अच्छे से बनाना, जो कुछ समझ आए अपनी लैंग्वेज में पूरा नोट करना। नोट्स बनाए बिना आगे बढ़ना मत, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स कंप्लीट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा आप सबने वो। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने अगले पार्ट से। अभी तक का जो था वो दिमाग में याद कर लो, वीडियो पॉज कर लो लगता है तो, फिर आगे बढ़ना। अब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है ना? अगर आप कार्बन को बॉन्ड बनाते हुए देखोगे तो सामने से कोई और भी एलिमेंट हो सकते हैं कार्बन के अलावा। तो एक चीज ऑब्जर्व की गई है, वो क्या है वो समझते हैं। कार्बन जिन एलिमेंट्स के साथ ज्यादातर बॉन्ड बनाता हुआ देखा जाता है वो क्या क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ भी देखते हैं, कार्बन को हम नाइट्रोजन के साथ भी देखा जाता है, कार्बन को इनफैक्ट आपके जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस में कौन आते हैं? ग्रुप 17। ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br और आयोडीन I। ठीक है, अब मैं आज ही ऑन कर रही हूं आप सबको। आगे कुछ भी पढ़ने से पहले एक चीज आप लोग प्लीज पे अटेंशन टू दैट, कि आप लोगों के पहले 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टिल कैल्शियम। दे शुड बी परफेक्टली मेमोराइज्ड। सीक्वेंस में याद होंगे तो फायदा क्या होगा कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जाएगा आपका। सो सीक्वेंस में एलिमेंट्स याद होंगे तो उनके एटॉमिक नंबर याद होंगे। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, कहां से पता चला? एटॉमिक नंबर से। एलिमेंट सीक्वेंस पे याद होंगे तो उनके एटॉमिक नंबर लर्न होंगे, जिससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। आपको उनके सिंबल भी याद करने। बहुत सारे बच्चे हैं जो कार्बन को कभी Ca कैल्शियम है, कार्बन नहीं। कार्बन का सिंबल क्या है? सिर्फ कैपिटल C। तो आपको एलिमेंट के सिंबल भी अगर गड़बड़ कर दी तो पूरा केमिस्ट्री गलत हो जाएगा, तो वो भी आना चाहिए। ठीक है, वो याद कर लेना। आज का टास्क लिख लो, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो उसके बाद लिखो टास्क नंबर 1 क्या है आपका? एलिमेंट्स 1 to 20, हाइड्रोजन टू कैल्शियम, यू हैव टू लर्न इट, फिनिश इट टुडे। पेंडिंग मत रखना, पेंडिंग रखोगे तो आगे आगे और भी आएगा, फिर वो बैकलॉग लग गया ना एक बार, बैकलॉग लगने के बाद फिर वो पेंडिंग ही चलता रहेगा और फिर कभी खत्म नहीं होगा वो। ठीक है, अब कार्बन को कॉमनली अगर हम देखें तो वो देखा जाता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। सो सबसे कॉमन जो हमें एलिमेंट दिखा जाता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता हुआ, कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या उसके प्रोटॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो जब आप हाइड्रोजन का डायग्राम बनाओगे, न्यूक्लियस को तो छोड़ दो, हमें मतलब किससे है? बस इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ बाहर? 1 ही इलेक्ट्रॉन। कौन सी शेल में होगा बेटा? पहली ही शेल की कैपेसिटी 2 है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पहली शेल भरी नहीं है अभी तक। पहली शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या हाइड्रोजन के पास और कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या हाइड्रोजन स्टेबल है या नहीं? सोचना। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी किसी एलिमेंट की सबसे बाहर वाली शेल जो होती है, अंदर वाली तो भरी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर तक पहुंचे होंगे, बाहर वाली शेल की जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, जो यूजुअली हम 8 कंसीडर करते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल कौन सी है बेटा? शेल नंबर 1 है।
फर्स्ट ही शेल में इलेक्ट्रॉन, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका? 1 लिखोगे ना बस, ठीक है। और कोई शेल है ही नहीं, पहली ही शेल उसकी आउटर मोस्ट शेल है। अब पहली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है, पर मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ फर्स्ट शेल की कितनी है? 2 की। क्या आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने दिए हैं? नहीं है हाइड्रोजन के पास। क्या हाइड्रोजन फिर स्टेबल होगा? नहीं, हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। अब बताओ हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या ऑप्शन है? कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास आएगा कार्बन, दोनों आपस में मिलेंगे। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा स्टेबल होने के लिए? 1। हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑफर करना होगा, तब जाके सामने से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और तब जाके ये एक पूरा आपका इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे तो वो रूल होता है ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट का मतलब है 2, ऑक्टेट का मतलब क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाली शेल में तो ऑक्टेट रूल, 2 होंगे तो ड्यूप्लेट रूल। तो हाइड्रोजन कौन सा रूल करता है फॉलो? ड्यूप्लेट रूल। क्योंकि हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल नंबर 1 है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते। 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो क्या तब तक ऑक्टेट रूल को माना जाएगा? तब तक वो ऑक्टेट कर ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं कर सकता। समझ गए? सो यहाँ पे कौन सा रूल है? ड्यूप्लेट रूल। नाम भी लिख देती हूँ, लिख लेना। हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो करता है? सो हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं ड्यूप्लेट रूल। और हाइड्रोजन ही नहीं, हीलियम के केस में भी ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है। ये भी क्यों सोच लेना, क्योंकि इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कितनी है? फर्स्ट ही है, तो उसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, वो 8 के लिए नहीं जाएगा, वो भी ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर चेक करो पीरियोडिक टेबल में, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्राई करो, शेल वाइज आपको बता दिया है। देखो ऑक्टेट रूल होगा या ड्यूप्लेट रूल होगा, फिर से एक बार वीडियो पॉज करके चले जाना लगता है तो, बट फिर जरूर आना और फिर से ये कंटिन्यू करना। पीरियोडिक टेबल लगता है तो सामने ओपन रखो क्लास जब तक होती है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एक सजेशन हमेशा देती हूँ, आपकी जो क्लास नोटबुक है जिसमें आप नोट्स नोट कर रहे हो, उसी नोटबुक में अगर आप पीरियोडिक टेबल को प्रिंट करके या वो उसका जो कलर्ड वाला आता है वो कॉपी बना के उसको फोल्ड करके नोटबुक में ही रख लो। क्योंकि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी है, या तो याद होना चाहिए या तो उसका फोटो होना चाहिए। देख लो, याद करना चाहते हो, फोटो रखना चाहते हो, याद करने का जो बोला है वो तो कंपलसरी है ही है। उससे आगे वालों के लिए पीरियोडिक टेबल यूज करना फ्री है, ऑप्शन है आपके पास। डन। अब ड्यूप्लेट रूल हीलियम फॉलो करता है और हाइड्रोजन फॉलो करता है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये आया कार्बन, ये मैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसके आसपास क्रॉस से दिखा रही हूँ। ये आपने लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में बनाया होगा, क्रॉसेस बनाए होंगे। क्रॉस बनाते हुए या लुईस स्ट्रक्चर बनाते हुए हम क्या करते हैं बेटा? क्रॉस से एक के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और दूसरे के डॉट से दिखाएंगे। कार्बन के पास बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी बॉन्डिंग में नहीं आएंगे, सिर्फ बाहर वाले आएंगे 4, और इन चारों से मिलके क्या बनेंगे यहाँ पे? बॉन्ड। अब कार्बन के पास ये क्रॉस मार्क है, क्या कार्बन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लेते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा तो डॉट से दिखा रही हूँ, डॉट क्रॉस। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन की बाहर वाली शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, क्या हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर कर सकता है? माना, ठीक है। और क्या कार्बन के ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन्स भी अपना एक एक बॉन्ड बनाने के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बराबर है। अब हाइड्रोजन के केस में क्या करते हैं? यहां से दिखा देती हूँ, सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं सिर्फ अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? आपका हाइड्रोजन का। ये किसका है? कार्बन का। क्या कार्बन का अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे क्रॉस से? अब कार्बन, हाइड्रोजन को देखो, क्या हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया? कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। आ गए क्या हाइड्रोजन? इस हाइड्रोजन के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ड्यूप्लेट रूल पूरा। क्या हो गया? हाइड्रोजन स्टेबल। हाइड्रोजन का तो हो गया। अब क्या बचता है बेटा? क्या बचता है? अब बचेगा हमारा कार्बन। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का आपको जैसे कि पता है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए क्या होगा? सॉरी, 4 चाहिए कार्बन को,
क्या वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा? तो अब ये दिखाते हैं हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है यहाँ पे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में वो शेयरिंग में पार्ट लेगा। शेयर्ड वाले जो है मैं सर्कल से मार्क कर रही हूँ, ये भी शेयरिंग में जा रहा है। तीसरा हाइड्रोजन भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि तीसरे हाइड्रोजन के पास भी अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसको चाहिए ही चाहिए। तीसरा हाइड्रोजन भी आएगा और तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आपका कार्बन के साथ में शेयरिंग में पार्ट लेगा। ठीक है, अब बताते हैं क्या, ये रहा और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आया और हाइड्रोजन और कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलके और एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया। अब देखो कार्बन बीच में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों शेयरिंग में पार्ट ले रहे हैं, पर हाइड्रोजन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास है ही एक, उसको चाहिए भी एक, वो सिर्फ एक एक ही बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। क्या आपको कार्बन और इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है? और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। क्या आपको यहाँ पे भी एक और बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक और बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक और बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन। यानी कार्बन के आसपास अगर हाइड्रोजन लगता भी है, कार्बन के बारे में आप सीख चुके हो 4 बॉन्ड वो बनाता है, पर हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? एक। तो क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन का जब भी बॉन्ड होगा क्या वो एक एक ही बॉन्ड होगा? कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 की, अब वो हाइड्रोजन तो एक साथ 4 नहीं बना सकता ना, तो कार्बन के साथ कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने हैं पर हाइड्रोजन को सिर्फ एक बनाना है, तो अभी फिलहाल एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकता है कार्बन के पास? क्या ये भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड और कार्बन अभी ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा? ये रहा पहला बॉन्ड, अब कार्बन के पास आया और एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बनाएगा एक और बॉन्ड, ये बन गया कार्बन का तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। फिर से कार्बन आया, दूसरा और एक हाइड्रोजन आया, चौथा बॉन्ड बन गया। क्या कार्बन के 4 बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन का एक एक ही बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही उतनी है। कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन की होती है 1 बॉन्ड। दोनों भी कैसे टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। और जब जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मैंने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक हाइड्रोजन का होगा। अब बताओ ये जो कार्बन है वो कितना है? एक। हाइड्रोजन कितने हैं लगे हुए? देखो एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो हम क्या लिखेंगे? CH4। CH4 ये क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है वो समझते हैं। कार्बन के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं, यानी कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन के बाद नंबर लिखा है 4, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। ये पूरा एक फॉर्मूला बनने के लिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर कितने बॉन्ड्स बनते हैं? हमेशा याद रखना है ये 1। जब आप ऑक्सीजन को देखते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने की जरूरत है बताओ ऑक्टेट के लिए? 2 की। क्या फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा, सामने से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? बराबर है। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, बन गया एक बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन आया सामने से, बन गए 2 बॉन्ड्स। सो ऑक्सीजन के साथ कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सॉरी 7। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों? 2.5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाली में 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी है, क्या उसको 3 की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको लाने के लिए क्या उसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देने भी होंगे, तभी सामने से 3 ऑफर होंगे? क्या फिर नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन 7 में से दे देगा, 5 में से, बाहर वाले 5 में से दे देगा? और क्या उसको 3 बॉन्ड्स बनने पे बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है बच्चों? 3। हैलोजन X, हैलोजन के पास सारे ग्रुप 17 के हैलोजन्स, उनकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलरेडी 7 है, कितने की जरूरत है? 1।
क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करेंगे तब सामने से एक इलेक्ट्रॉन ऑफर होगा, और सामने से एक इलेक्ट्रॉन ऑफर हो रहा है, यहाँ से भी एक ही हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनेगा। तो हैलोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? एक बॉन्ड ही बन सकता है। सो ये मैंने अभी क्या लिखा है इसको समझते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा एक बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा 2 बॉन्ड, पर एक भी हो सकता है पर मैक्सिमम 2। कार्बन और नाइट्रोजन के ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड, क्या 3 से कम भी बन सकते हैं? हाँ, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। क्या कार्बन और हैलोजन का मैक्सिमम एक बॉन्ड बनता है? बिल्कुल। और एक से ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, एक ही होगा। समझ गए? क्या कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है? अब ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है जिसके साथ मैं वीडियो रुकाने वाली हूँ, बट आपको क्या सोचना है? याद करो, सारे फॉर्मूले याद करो। क्या कार्बन कार्बन के साथ खुद से ही एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ में कभी बॉन्ड बनाता है क्या? अगर ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता भी है तो सोचना क्या होगा। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने? 4। इसको भी कितने बॉन्ड्स चाहिए? 4। दोनों को भी 4-4 बॉन्ड्स चाहिए। पर क्या ये आपस में 4 बॉन्ड्स बनाते भी हैं या नहीं? एक बॉन्ड बनाते हैं क्या? 2 बॉन्ड बनाते हैं क्या? 3 बॉन्ड आपस में ही बनाएंगे क्या? ये आपको सोचना है। एक प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम मैं आज नहीं बताऊंगी, अगले लेक्चर में बताऊंगी। वो प्रॉपर्टी आपको कौन सी है, कार्बन में वो प्रॉपर्टी कैसे हम देखते हैं, वो उसके एग्जांपल्स, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर वो पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स, उसके स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड कैसे दिखाने हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे दिखाया, बॉन्ड दिखाए हैं कार्बन के 4 बॉन्ड्स। यहाँ कैसे दिखाया फॉर्मूला, कार्बन और हाइड्रोजन कितने, बस वो लिख के छोड़ दिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ही हम स्टॉप करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले मैंने आपको जो सर्च करने के लिए बोला है, यानी सोचने के लिए बोला है, किताबें पढ़ना, गूगल मत करना, किताबें पढ़ के ये ढूंढना, थोड़ा अपने पुराने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना। क्या कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कितने बनाते हुए आपने देखा है? ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 या 4। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, अगले लेक्चर में केबीसी खेलेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, लास्ट ऑप्शन है 4। कार्बन कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड्स बनाता है, इसके लिए आपको ये ढूंढना होगा। ठीक है, सो इसी नोट पे आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहो, इसी तरीके से जुड़े रहो। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सबको हैप्पी लर्निंग।